नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और मुझे समझ में आ रहा है कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों वीडियो पर उपस्थिति काफ़ी दिख रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी के कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इससे इससे मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ कि अ, अच्छा से अच्छा काम करके आपके लिए लाया जाए, ताकि आप बच्चों को पढ़ने में बहुत सुविधा हो और चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। मैंने कल के भी वीडियो में जो भाग 5 है हमारा, जो अंतिम भाग था पाठ का, उसमें मैंने फूलों भरी वादियों और रोडोडेंड्रो के फूल भेजे थे आपके लिए, कि आप देख सकें कि किस तरह के रोडोडेंड्रो के फूल होते हैं। तो बताया नहीं लेकिन आप लोगों ने कि कैसा लगा आप लोगों को। इस वीडियो वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो पाठ पढ़ते समय बच्चों मैंने आप लोगों को अनेक प्रश्नों के बारे में बताया। ये भी बताया कि परीक्षा का जो स्वरूप बदला हुआ है, जिस तरीके से परीक्षा में जो बहुवैकल्पिक प्रश्न आ रहे हैं, या जिस तरह के प्रश्नों का रुझान है, या जिस तरह से अब ऐसा लग रहा है कि अब इसी तरह से परीक्षा लेना संभव हो पाएगा, उस लिहाज से किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, मैंने ये आपको बताया। इसके बाद भी प्रश्न और अभ्यास का जो हमारा ये खंड है, इसमें लगभग 16 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, लगभग 16 प्रश्न हैं। और इन सभी प्रश्नों पर एक न एक बार हमने बातचीत कर ही ली है। पढ़ते समय जब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या में जा रहे थे, एक एक पैराग्राफ की व्याख्या में जा रहे थे, तो इन सभी प्रश्नों के सवाल कहीं न कहीं हम उस पर चर्चा कर रहे थे और हम उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो जब भी मैं आपसे इन प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों को पूछूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न पर चर्चा कर ली है, हमने इस तरह की बातचीत कर ली है। और आपको लगेगा कि लगभग 16 प्रश्न जो इसमें दिए हुए हैं, उन सब का जवाब आपको मालूम है। मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं। जिस तरह की आप लोगों की उपस्थिति है वीडियो में, और जिस तरह से आप लोगों का कमेंट है वीडियो पर, तो उसे पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही मैं प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, लेकिन आप सबकी भी उतनी ही तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है ना। अपने पर भी विश्वास है और आप पर भी भरोसा है कि आप बहुत ध्यान से पढ़े हैं। तो चलिए, अब हम देर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और समय हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का है, क्योंकि 5 मिनट तो हम बातचीत में निकाल देते हैं। क्या करें, बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। अब हाल चाल न पूछें और अपनी और आपकी बात न कहें सुने, तो कैसे आते ही मैं शुरू कर दूं कि हाँ बच्चों, तो पहला पन्ना खोलो, पहली लाइन है और मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बातचीत थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ा आप मेरी सुनिए, मैं थोड़ा आपकी सुनूं, और फिर हम सभी एक अच्छा माहौल बनाएं और उसके बाद पढ़ें। तो ऐसा न लगे कि हम सभी पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा लगे कि हम सभी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पहला मसला है, यानी पहला जो सवाल है, वो देखिए, वो ये है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। बिल्कुल पहला दृश्य याद करिए। लेखिका जो है पहाड़ की ऊंचाई पर है, नीचे गंतोक शहर जो है वो बत्तियां जली हुई हैं, सड़कों की बत्तियां जली हैं, शहर के घरों की बत्तियां जली हैं, रात रात का अंधेरा है। उन उन अंधेरे में उस शहर को लेखिका ऊपर से देख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में गंतोक शहर नहाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आसमान के सितारे उतरकर जमीन पर आ गए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि लेखिका को किस तरह यह सम्मोहित कर रहा है। ठीक है। तो आप इस पाठ की बिल्कुल पहली पंक्तियों को देखिए, जिसमें लेखिका स्वयं कहती हैं कि मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा
पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गंतोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अब किस तरह असर कर रहा था? वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। किस तरह सम्मोहित, लेखिका किस तरह सम्मोहित हो रही थी? तो आप लोग लिखेंगे कि सितारों की तरह जगमगाता हुआ वह शहर लेखिका पर जादू सा असर कर रहा था। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि आकाश के सितारे उतरकर जमीन पर बिखर गए हैं और मैं उन्हें ऊंचाई से देख रही हूं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सामने जन्नत से बिखरी पड़ी है, कोई जादू सा बिखरा पड़ा है और लेखिका अपने मन पर से नियंत्रण खो रही थी। फिर कह रही हैं कि उस कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कि उस दृश्य को देखकर लेखिका को ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर चलने वाली सभी क्रियाएं रुक सी गई हैं, अर्थहीन सी हो गई हैं। फिर आगे लिखती हैं कि मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ रुक सा गया था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। बिल्कुल यहीं से प्रश्न बना है बच्चों कि किस तरह से असर कर रहा है रोशनी में नहाया हुआ वह शहर। तो आप कहेंगे, अब आप इसे अपने शब्दों में लिखिए। आप कहेंगे कि बिल्कुल आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। आप लिखेंगे कि लेखिका गंतोक शहर में पहाड़ों की ऊंचाई पर रुकी हुई थी और वहां से पहाड़ों की तराई में बसे हुए गंतोक शहर को देख रही थी। गंतोक शहर को रात में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि सितारे जमीन पर बिखरे हुए हैं और इसे देखकर लेखिका पर जादू सा असर हुआ। लेखिका को ऐसा लगा कि उनके भीतर चल रही सारी क्रियाएं एकाएक रुक सी गई हैं। उनके बाहर भीतर सब कुछ स्थगित सा हो गया है, रुक सा गया है। वह बिल्कुल अवाक रह गई थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। ऐसे दृश्य को देखकर वह सम्मोहित हो गई। उन्हें लगा कि अब मैं इतनी खूबसूरती का क्या करूं, इस इतनी खूबसूरती को कैसे संभालूं। तो इस तरह लेखिका अपना सुध बुध खो रही थी और एक जादू के माहौल में अपने आप को पा रही थी, है ना। यही सब आप लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? हम लोगों ने इस पर काफी बातचीत की थी कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि गंतोक को क्या कहा जाता है? मेहनतकश बादशाहों का शहर, बादशाहों का शहर, मजदूरों का शहर, काम करने वालों का शहर, इनमें से कुछ नहीं। तो जो असली नाम है वह है मेहनतकश बादशाहों का शहर। तो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर बनेगा तो इस तरह से बनेगा। उत्तर आप इस प्रश्न का कैसे देंगे कि प्रश्न है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। आप अपने उत्तर की शुरुआत यहां से करेंगे बच्चों तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लिखेंगे गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, और पहाड़ों पर निर्माण करना बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है। इस कार्य को संभव कर दिखाया है सिक्किम यानी गंतोक के लोगों ने, गैंगटॉक के लोगों ने गंतोक शहर के लिए बड़े बड़े निर्माण किए हैं, अपना पसीना बहाया है। वहां का हर व्यक्ति अत्यंत मेहनती है, कोई वहां आलसी नहीं है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन है, बहुत ही मेहनत के साथ चढ़ना और उतरना होता है। इसलिए वहां पर छोटा से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा से बड़ा व्यक्ति मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो निर्माण में किया गया मेहनत हो, चाहे वो आम जीवन में किया गया मेहनत हो, अपने घर के कामकाज का मेहनत हो, पहाड़ों पर जिंदगी बहुत आसान नहीं होती है। इसलिए
इस शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। ये मजदूर, ये मेहनत करने वाले श्रमिक किसी बादशाह से कम दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने ही गंतोक शहर को बनाया है। तो इस उत्तर में आप ये दिखाएंगे कि गंतोक शहर बहुत ही मेहनत से बना है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। उस पहाड़ पर रहने वाले लोगों ने उस गंतोक शहर को बहुत मेहनत से बनाया है। जीवन के हर क्षेत्र में वे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। चाहे वो आम जीवन हो, चाहे खाने कमाने की बात हो, चाहे निर्माण की बात हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, बच्चा से बच्चा हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, सारे लोग वहां पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिधर भी नजर डालिए लोग काम करते नजर आ रहे हैं या जीवन में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्योंकि पहाड़ों पर यदि मेहनत नहीं किया जा सकेगा तो पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण करना नामुमकिन है। मेहनत करके ही वहां पर निर्माण किया जा सकता है। और सिक्किम के गंतोक शहर को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहुत ही मेहनत से इसे बनाया गया है। इसलिए सिक्किम को मेहनत कश बादशाहों का शहर, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। इस पर मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था। इसमें यह है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आप देखिए कि जब ये लोग यात्राएं कर रहे थे तो एक बौद्ध स्थल दिखाई देता है। उन बौद्ध स्थल पर सफेद पताकाएं फहराई गई थी और कहीं पर रंगीन पताकाएं फहराई गई थी। तो प्रश्न ये है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो जो श्वेत पताकाएं हैं वो शांति का प्रतीक हैं और रंगीन पताकाएं जो है वो हर्ष और उल्लास का प्रतीक हैं। किसी के मृत्यु पर या किसी के अवसान पर जब उदासी का माहौल होता है तो सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और इसके ठीक विपरीत जब सफलता, हर्ष, उल्लास, विवाह, उत्सव इत्यादि की बात होती है तो वहां पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो इस तरह से श्वेत पताकाएं ठहराव, शांति, शोक, गम, दुख इसका प्रतीक है। तो रंगीन पताकाएं हर्ष, उल्लास, है ना, इनका प्रतीक है, खुशी इनका प्रतीक है। इन पताकाओं को जब लगा दिया जाता है तो इसके बाद इसे उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही हवाओं के प्रभाव से फड़फड़ाते हुए नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो अगर और अधिक इसके विश्लेषण में जाना है तो आप अंदर जाइए, देखिए आपको वहां पर दिख जाएगा कि किस तरह से रंगीन पताकाएं हैं और किस तरह से सफेद पताकाएं हैं। और फिर मैंने जो आपको फोटो भेजा था, जब आप उस फोटो को भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसे लिखिए। देखिए क्या क्या, जितेन नार्गे एक गाइड हैं। उन्होंने समय समय पर लेखिका को अनेक बातें बताई, वहां के जनजीवन के बारे में अनेक बातें बताई। तो आप भी बताइए कि वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। तो आपको याद है कि जितेन नार्गे क्या क्या बता रहे हैं। पहले तो जितेन नार्गे बताते हैं कि ये जो गंतोक शहर है इसे बहुत मेहनत से बनाया गया है। फिर वो बताते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही विषम है। यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं। फिर वो ये बताते हैं कि पहाड़ों पर सड़क का निर्माण करते समय कितने लोगों की तो जान चली गई है। फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं तो जब लेखिका बहुत मायूस होती हैं तो महिलाओं को देख करके मायूस होती हैं तो जितेन कहते हैं कि चलिए चलिए आगे, ये तो यहाँ का आम जनजीवन है, यहाँ पर लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
पहाड़ों का तो जीवन ही मेहनत का है। फिर वो बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत नीचे उतर के पढ़ने जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं तो अपनी माँ का सहयोग करते हैं और जो भी लकड़ी इत्यादि है उसे उठा करके अपने घर तक ले आते हैं। फिर कोई सामान लाना होता है तो फिर नीचे उतरते हैं। तो छोटे बच्चों का भी जीवन यहाँ पर बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ जो पर्यटन केंद्र है, पर्यटन उद्योग है, वो यहाँ का जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, वो ये रेखांकित करते हैं। फिर यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ याक पाए जाते हैं जो यहाँ के जनजीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फिर एक जगह वो बताते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, उनके चरण यहाँ पड़े थे और उनके भिक्षा पात्र से कुछ चावल के दाने बिखर गए थे, इसलिए एक जगह विशेष का नाम उन्होंने लिया है। वहाँ पर धान की बहुत अच्छी खेती होती है। फिर एक जगह पे वो ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर का ये जो दायरा है वो बहुत ही पवित्र है और यहाँ पर जो गंदगी करेगा वो मारा जाएगा। तो इस तरह की रोचक जानकारियाँ भी देते हैं। फिर वो एक जानकारी देते हैं कि ये जंगली कुत्ते हैं, ये आम समय में नहीं भौंकते, सिर्फ पूर्णिमा की रात, जब पूर्णमासी की जब रात होती है तब ये भौंकते हैं। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं लेखिका इन सब बातों को सुन करके, है ना। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से पहले कटाव जो है वो वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन टूरिस्टों के आने जाने से किस तरह का नुकसान हुआ है पर्यावरण को, इस पर भी वो इशारा करते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि लोक भाषा पर भी बात होती है, उन्हें अपनी लोक भाषा बहुत प्यारी है, उस पर भी वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मुझे नेपाली भाषा बहुत अच्छी लगती है। फिर वो ये भी बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इस तरह से गाड़ी में बैठ करके जितेन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। चूंकि वो एक गाइड हैं इसलिए समय समय पर सारी बातें लोगों को बताते हुए चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि पहाड़ों को गंदा करने का जो अपराध है वो एक अक्षम्य अपराध है, पहाड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए, इस पर भी बातचीत करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कि जो जितेन हैं उन्हें उस जगह की भौगोलिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति की, सांस्कृतिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की एक गहरी जानकारी है और वो समय समय पर इसे लेखिका को या और उनके साथियों को देते रहते हैं। ठीक है। आप एक काम करेंगे बच्चों कि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप संक्षेप में अपने अपने नोटबुक में जरूर लिख लेंगे, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। लिखने का काम जरूर करिए, क्योंकि क्या है कि यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपको अभ्यास नहीं होगा। अचानक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे तो आप परेशान होने लगेंगे, या फिर जब मान लीजिए कि आप लोगों से गूगल मीट के माध्यम से जब हम आपकी निबंधात्मक परीक्षा ले रहे होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस सीमित समय में हम कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप अगर छोटे छोटे तथ्यों के आधार पर उत्तर लिख करके छोटे छोटे सारांश में ही अगर आप उत्तर लिख लें तो वो आपके दिमाग में रहेगा और आप परीक्षा से 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसे खूब आसानी से दोहरा सकेंगे। तो खूब आसानी से आपको पाठ जो है वो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 5वां प्रश्न क्या है? क्विलोंगस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? क्विलोंगस्टॉक में लेखिका प्रेयर व्हील देखती है, घूमता हुआ चक्र। मैंने यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया था घूमते हुए चक्र का, और यहाँ पर एक चित्र बनाया भी था, उसे नीचे से पकड़ के और ऐसे करके घुमाते हैं। तो जब उस प्रेयर व्हील को लेखिका देखती हैं तो उन्हें लगता है कि पूरे भारत देश की जो आत्मा है वो लगभग एक जैसी है। क्यों? प्रश्न भी यही है कि क्यों भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। तो इसका उत्तर यह है बच्चों कि लेखिका भारत के लगभग सभी हिस्सों में घूम चुकी हैं। उन्हें लगता है कि भारत का जो मध्यम वर्ग है
या भारत के जो लोग हैं, ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है वो लगभग एक जैसी है। अब ये एक जैसी किस तरह दिखाई देती है? सामान्य तौर पर उत्तर भारत के लोगों में हम ये देखते हैं कि वे माला घुमाते हैं, यानी माला जो है वो घूमता है उनके हाथ में, ठीक है। इसी तरह जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वे भी अपने हाथ में माला रखे होते हैं और उसको घुमा करके गिनने का काम करते हैं। अगर वो कोई मंत्र बुदबुदा रहे हैं, मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो माला जो है वो फेरते रहते हैं अपने हाथ में। तो यहाँ पर भी चीजें घूम रही हैं। फिर वो क्विलोन स्टॉक में देखती हैं तो वहां पर एक जो महिला है वो चक्र घुमा रही है, वो भी कुछ बोल रही हैं और चक्र को बार बार घुमा रही हैं। वहां पर भी वो घूमता हुआ चीज देख रही हैं। फिर वो अपने आप को इतिहास से जोड़ती हैं। अशोक का जो चक्र है वह भी घूमते रहने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो वो ये देखती हैं कि जो सामान्य जनजीवन है, जो सामान्य लोग हैं, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था लगभग एक जैसी है, उनकी क्रियाएं लगभग एक जैसी हों, भले धर्म दूसरे दूसरे हों। घूमता हुआ व्हील भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, घूमता हुआ माला भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, अशोक का चक्र भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आप समझ रहे हैं? तो लगभग हर जगह हमें माला या घूमते हुए चक्र या पहिए के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं कहीं भी भारत में चले जाऊं, आत्मा लगभग एक जैसी है। स्वरूप भले बदल गया है, कहीं पर वह प्रेयर व्हील हो गया है, कहीं पर वह चंदन की माला हो गई है, तो कहीं पर वह मोतियों की माला हो गई है, तो कहीं पर वह धर्म चक्र हो गया है। बौद्ध धर्म में अशोक का जो चक्र है उसकी बहुत मान्यता है। तो इस तरह से लेखिका को लगता है कि धर्म, समुदाय, जाति भले अलग अलग हो, लेकिन मान्यता लगभग एक जैसी है। इसीलिए कहती हैं कि इसीलिए वो ये सोचती हैं कि भारत में कहीं भी चले जाओ, भारत के लोगों की आत्मा और ईश्वर के प्रति आस्था और उसका दर्शन लगभग एक जैसा है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। छठवां प्रश्न देखिए, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जो एक कुशल गाइड होता है बच्चों, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप गाइड बनना चाहते हैं तो आपके भीतर क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात यह होती है कि आप देखिए कि जितेन जो है वो उनको अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र के वो गाइड हैं, उसकी गहरी जानकारी है। तो एक गाइड का जो सबसे पहला गुण होता है वो ये होता है कि अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप डिटेल करिए कि एक गाइड जो है वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होती है कि वह अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखे, वह पढ़ा लिखा हो, वह पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तीसरी बात, जितेन को ही देखिए, जितेन बहुत हंसमुख, अच्छी तरह से बातचीत करने वाला, समझदार व्यक्ति है। मतलब कि उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो, उसे अनेक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि ब्रिटेन से कोई व्यक्ति आया है और अंबिकापुर में आपको उसको मैन पार्क घुमाने ले जाना है और आपको अंग्रेजी नहीं आती और उसे हिंदी नहीं आती, फिर आपको ले जाने का क्या फायदा। मान लीजिए आप गाइड हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती और ब्रिटेन वाले को हिंदी नहीं आती, तो गाइड की यह भूमिका होनी चाहिए कि उसे अंग्रेजी आए,
तो जितेन को कम से कम, जितेन नेपाली है लेकिन उसे अच्छी हिंदी आती है, तभी वो हिंदी भाषी लोगों को वहां घुमाने ले जाता है। तो गाइड की ये विशेषता होती है कि उसे दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी हो, दो से अधिक भाषाओं की जानकारी हो। ठीक है। पांचवा, अब आप फिर से देखिए, क्योंकि यहां पर ये सारे प्रश्न जो है जितेन को केंद्र में रख करके पूछा जा रहा है। तो जितेन का एक गुण क्या है, उसे बहुत अच्छा गाड़ी चलाने आता है। ठीक है, तो वह एक कुशल ड्राइवर भी है, वाहन चालक भी है। तो ये भी एक गाइड का गुण है कि गाइड विपरीत समय में अच्छा वाहन चला सके और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। तो अच्छा वाहन चालक हो, अच्छा वाहन चालक हो, है ना। और एक और चीज देखिए कि जितेन बहुत अच्छा गाना भी गाता है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करता है, लोक कलाकारों से उसका बहुत अच्छा परिचय है ना। और लोक कथाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है उसे। तो वह एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने वाला भी है। ये भी आप लिख सकते हैं कि सैलानी मतलब अंग्रेजी में बताऊं कि हिंदी में? सैलानी मतलब होता है पर्यटक, टूरिस्ट। सैलानियों का मनोरंजन कर सके, कला का ज्ञान हो, इत्यादि। अब मान लीजिए कि 5 नंबर का प्रश्न है और आप जो है इस तरह से 5 बातें लिख देते हैं और इसे एक एक दो लाइन अगर आप इसकी व्याख्या कर देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही शानदार बन पड़ेगा। 7वां प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्द में लिखना है बच्चों, मेरे शब्दों में नहीं। इसे मैं मिटाता हूं। देखिए, लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो किन किन रूपों का शब्द चित्र खींचा है उसे मैं अपने शब्दों में आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, लेखिका कहती हैं कि पल पल परिवर्तित हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। पहली बात तो लेखिका ये कहती है, हिमालय का चित्र खींचते समय वो कहती हैं कि हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय है। फिर आप बताएंगे कि पल पल परिवर्तित हिमालय का मतलब क्या होता है। पल पल परिवर्तित हिमालय का मतलब ये होता है कि क्षण भर पहले जिस हिमालय को हमने देखा था वह हिमालय अब मौजूद नहीं है, क्योंकि बर्फ की जो आकृतियां होती हैं वह हमेशा बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी बर्फ किसी रूप में दिखाई देगा, कभी बर्फ किसी रूप में दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो सूर्य की गति होती है, सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की ओर पलायन करते हैं तो सूर्य की किरणों के अनुसार हिमालय का रंग और रूप बदलता रहता है। जब सूर्योदय होता है तो हिमालय की जो चोटियां हैं, चूंकि वो दुनिया से बहुत ऊंची हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हिमालय की शिखर पर आग लगा हुआ। ठीक है, वो हिमालय बिल्कुल अलग है। फिर जैसे ही सूर्योदय के बाद सूर्य उगना ऊपर उठना शुरू करते हैं तो सूर्य की जो सुनहली किरणें हैं वो हिमालय पर पड़ती हैं। तो
कुछ समय के लिए हिमालय सुनहला दिखाई देने लगता है। फिर जब सूर्य एकदम प्रचंड होकर के और एकदम मध्याह्न के समय में हमारे सर के ऊपर पहुंचते हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, उस समय हिमालय कुछ और रंग का दिखाई देता है। फिर जब शाम ढलने लगती है तो फिर नारंगी और केसरिया रंग का हिमालय दिखने लगता है। उसके बाद जब रात हो जाती है तो हिमालय जैसे काला कंबल ओढ़ लेता है। कहीं है ना लेखिका कि ऐसा लगता है कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया है। तो 24 घंटे में हिमालय न कम से कम 24 रूप तो बदलता ही है। इसलिए लेखिका ने हिमालय को सबसे पहले तो पल पल परिवर्तित हिमालय कहा है। फिर कहती हैं कि दूसरा कहती है कि हिमालय जो है वो फूलों की घाटियों से भरा हुआ है। फूलों की घाटियां, मैंने कल आप लोगों को फूलों की घाटियों का चित्र भेजा था। बहुत ज्यादा चित्र लगाना संभव नहीं हो पाता है बच्चों, लेकिन उस एक चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय की घाटियों में जब बर्फ पिघल करके हिमालय की मिट्टी दिखाई देने लगती है तो उस मिट्टी पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की पूरी एक जमात दिखाई देती है। जहां जहां तक नजरें जाती हैं विभिन्न रंगों के फूल दिखाई देते हैं, जिसमें रूडोडेंड्रो वगैरह के फूल जो हैं वो बहुत ही प्रियुता, दो फूलों का तो नाम भी लिए ना, प्रियुता और रूडोडेंड्रो। तो ये जो फूल हैं वो जहां जहां तक नजरें जाती हैं वहां वहां तक फैले हुए हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने कालीन बिछा दिया है। प्रकृति ने हमारे आने को लेकर के कालीन बिछा दिया है और उस पर अपना चप्पल उतार कर हम चलें, इतनी पवित्रता और शुद्धता दिखाई देती है वहां पर। तो ये भी एक हिमालय का रूप है कि हमें वहां पर हमें अनेक तरह के फूलों से भरी हुई घाटियां दिखाई देती हैं। फिर इसी प्रश्न का एक हिस्सा है कि हिमालय का जो एक दूसरा रूप है वह है हिमालय के जन जीवन से जुड़ा हुआ रूप। हिमालय पर जीवन, यह भी हिमालय का एक रूप है। हिमालय का रूप सिर्फ वही नहीं है जो हम पहाड़ों पर बर्फ देखते हैं। यही बात तो लेखिका कह रही है कि एक तरफ हिमालय की बेदाग अप्रतिम खूबसूरती है, अप्रतिम सौंदर्य है, वहीं दूसरी तरफ जीवन की घनघोर कठिनाइयां हैं। तो हिमालय का पर जो जीवन है उसके बारे में आप बातचीत करेंगे कि यह भी हिमालय का एक रूप है। हिमालय का जीवन जो है वो बहुत ही कठिन है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग मेहनत कश होते हैं, हमेशा जीवन जोखिम से भरा हुआ होता है, जिंदगी दांव पर लगी होती है। बच्चा से बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा सारे लोग हमें मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हिमालय पर जीवन है। फिर आप देखिए कि हिमालय पर जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति कैसी है। अब आप थोड़ी सी उनकी धार्मिक मान्यताओं पर बातचीत कर लीजिए कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी आस्था जो है बुद्ध पर है। बहुतायत जनता जो है वहां की जो बहुतायत नागरिक हैं उनकी आस्था बुद्ध पर है। वहां पर घूमता हुआ प्रेयर व्हील हमें दिखाई देता है, रंगीन और सफेद पताकाएं दिखाई देती हैं। इस तरह हिमालय के लोगों की भी आस्था ईश्वर पर है, बुद्ध पर है और कमोबेश हमारी ही तरह उनकी भी आस्था है। तो ये हिमालय के अलग अलग रूप हैं। अब फिर एक और बात आप लिख सकते हैं हिमालय के अगले रूप में, पर्यटन का प्रभाव हिमालय पर कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप बताएंगे कि चूंकि हिमालय बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है, हिमालय पर जो विभिन्न जो पर्यटन स्थान हैं वो पूरी दुनिया में आकर्षण के केंद्र हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वहां पर सैलानियों का आना जाना होता है, वहां पर पर्यटकों का आवागमन होता है, इसलिए प्रदूषण भी वहां पर दिखाई दे रहा है। वहां पर जैसे जैसे लोगों के आने जाने की संख्या बढ़ रही है, प्रदूषण की संख्या वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि लोग साफ सुथरे जगहों पर जाते हैं और वहां पर गंदगी फैलाकर बिना उसकी सफाई किए वापस आ जाते हैं। इसलिए जो स्थान लोगों से अछूते हैं वो स्थान तो बहुत ही साफ और शुद्ध है, लेकिन जहां पर मनुष्य के कदम पड़ गए हैं वहां पर सब गड़बड़ हो गया है।
तो इतने इतनी दृष्टि से आप हिमालय को देख सकते हैं और इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर देखिए 8वां, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? अनेक तरह की अनुभूतियां होती हैं। प्रकृति के उस विराट सौंदर्य को देखकर लेखिका अपना सुध बुध खो देती हैं। उन्हें लगता है कि उनके भीतर का सारा हालाहल खत्म हो गया है, उनके भीतर की सारी तामसिकताएं खत्म हो गई हैं, उनका मन वृंदावन हो गया है और उन्हें लग रहा है कि उनके भीतर ज्ञान का एक नन्हा बोधिसत्व जग गया है। देखिए, मैं ये सारी पंक्तियां किताब की पंक्तियां दोहरा रहा हूं बच्चों। लेखिका कहती हैं कि मेरे अंदर का सारा हालाहल मतलब विष, सारी तामसिकताएं बह गई हैं, मेरा मन वृंदावन हो गया है, मेरे पैर थर थर कांप रहे हैं, मेरे मन में ज्ञान का नन्हा बोधिसत्व जग गया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं बल्कि एक दर्शन है। ठीक है, तो इसे आप अपने उत्तर में लिखेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? कौन कौन से दृश्य लेखिका को बिल्कुल झकझोर देते हैं, लेखिका को अच्छा नहीं लगता है उन दृश्यों को देखकर? तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक व्यक्ति ने बताया कि जिन जिन सड़कों पर आप चल रही हैं, है ना, वहां के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। जितेन ने भी बताया कि यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन है और कई लोगों ने तो इन सड़कों को बनाने में अपनी जान तक दे दी है। सबसे पहली बात तो लेखिका को यहाँ पर बहुत ही खराब लगा, बहुत दुख से भर गई लेखिका। फिर वो देखती हैं कि इन पहाड़ों पर कुछ पहाड़ी महिलाएं जो हैं उनके सुकोमल हाथों में हथौड़े हैं और वे अनगढ़ पत्थरों को तराश रही हैं और उनके हाथ जो हैं वो घाव और छालों से भरे हुए हैं। तो लेखिका को यह दृश्य देखकर बहुत ही खराब लगा। लेखिका मन की गहराइयों तक दुखी हो गई। इस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया, है ना। उन्हें अचानक गुमला और झारखंड के आदिवासी महिलाओं की याद आने लगी जिनके पांव फूले हुए रहते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ती हैं, कुछ और आगे जाती हैं, तो जो सामान्य जनजीवन है, जब बच्चों को वो लिफ्ट मांगते हुए देखती हैं तो उन्हें जितेन द्वारा बताया जाता है कि ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, कोई लिफ्ट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर रिक्शा और बस तो चलता नहीं है। तो घाटियों में बहुत नीचे उनका स्कूल है, नीचे जाते हैं पढ़ने, फिर ऊपर आते हैं, फिर किसी काम से नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इस तरह जिंदगी यहाँ बहुत ही संघर्ष से भरी हुई है। तो ये सारे दृश्य जो हैं वो लेखिका को झकझोर देते हैं। लेखिका इन दृश्यों को देख करके दुखी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। ये प्रश्न भी पर्यटन से संबंधित है। प्रश्न को समझिए। देखिए, प्रश्न को अनेक बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और आप उसे बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ये जो प्रश्न है इसको सीधे सीधे आपके पाठ में नहीं बताया गया है, आपको स्वयं इसकी कल्पना करनी है। प्रश्न क्या है, फिर एक बार पढ़ रहा हूं, सुनिए। प्रश्न है, सैलानियों को मतलब पर्यटकों को मतलब टूरिस्टों को, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में, मतलब सैलानियों को जगह जगह घुमाने में, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने में, और देखिए ये बहुत खूबसूरत प्रकृति है, इसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, ऐसा करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो पर्यटकों को बहुत सहयोग करते हैं, उनका पर्यटन बहुत अच्छा बना देते हैं, है ना, उन्हें उनका पर्यटन एक यादगार पर्यटन बन जाता है, उनकी यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा हो जाती है। किन किन लोगों का योगदान होता है, जरा सोचिए सोचिए। देखिए, मेरे ख्याल से
किसी पर्यटक का पर्यटन बहुत ही आनंददायक हो जाए, उसमें सबसे पहली जो भूमिका होती है वो उसके जो पर्यटन का जो परिवहन की व्यवस्था देखता है, लाने ले जाने की व्यवस्था देखता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक एक करके शुरू करते हैं। मान लीजिए आप घर से निकले और आपको आपको मैनपाट जाना है, लेकिन आपका गाड़ी वाला बहुत देर से आया तो आपका मूड खराब हो गया। बहुत देर से आया, अब आप उसके ऊपर चिल्ला पड़े कि अब इतना देर से जाके क्या करेंगे, अब तुम वहां रुक भी नहीं पाएंगे। फिर किसी भी तरह वो आपको हाथ पैर जोड़ के मना लिया, कुछ दूर जाके उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, आपका रहा सहा जो मूड है वो चौपट हो गया और आप घर वापस आ गए। तो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने में जो सबसे पहला अहम योगदान जिसका होता है वह होता है परिवहन की व्यवस्था देने वाला। परिवहन की व्यवस्था देने वाला, ये व्यक्ति जो आपको परिवहन की व्यवस्था देता है, जो आपको ले जाता है ना, जो आपको गाड़ी देता है, ड्राइवर देता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। वो अगर अच्छी व्यवस्था देगा, अच्छी गाड़ी देगा, है ना, आरामदायक गाड़ी देगा और एक अच्छा प्रशिक्षित चालक देगा, वाहन चालक देगा, तो आपकी यात्रा अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको माने जो प्रकृति की अलौकिक छटा है उसका आनंद लेने में बहुत आनंद आएगा। जो दूसरी भूमिका होती है वो होती है एक अच्छे गाइड की। एक अच्छे गाइड की, अगर जितेन जैसा गाइड मिल जाए आपको, जिसको उस क्षेत्र के बारे में लगभग सारी जानकारियां हैं, तो आपकी यात्रा कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उसे मालूम है कि आप क्या देखना चाहते हैं और कहां वो चीज सबसे अच्छा दिखाई देगा, तो वो आपको वहां लेके जाएगा, है ना। तो एक प्रशिक्षित, एक अच्छे गाइड की जरूरत आपको पड़ेगी, जो आपकी यात्रा को शानदार, अविस्मरणीय और यादगार बना देगा। तीसरी बात, अगर आप कहीं ऐसी यात्रा पर जाते हैं जहां आपको रुकना पड़े, तो जहां आप रुकते हैं, रुकने का स्थान, होटल, रेस्तरां आदि, मतलब आप जिस 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 होटल में ठहरते हैं, अगर वहां के लोग आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करें, आपको सारी सुविधाएं दें, आपका पैसा भी कम लगे, है ना, तो आपकी यात्रा बहुत यादगार हो जाती है ना। तो इस तरह से ये 3-4 लोग हैं जो आपकी यात्रा को बहुत ही मनोरंजक बना देते हैं। और चौथे वो लोग होते हैं जो उस केंद्र पर होते हैं, पर्यटन केंद्र पर आपको सुविधाएं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप हिमालय चले गए, अब आपको वहां पर गर्म कपड़ा चाहिए, किराए में कुछ सामान चाहिए, जूते चाहिए, तो जो स्थानीय लोग जो आपको सुविधाएं देते हैं, उन लोगों का व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक अगला लिख सकते हैं, स्थानीय जन। वहां पर जो स्थानीय जन है, वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो आपको सुविधाएं देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है आपकी यात्रा को यादगार बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से इन छोटे छोटे पॉइंट को यदि आप उतार लें, इसे अगर आप इसकी व्याख्या कर दें, तो आपका उत्तर बहुत सुंदर बन जाएगा। अब देखिए जो 11वां प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता को की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। कितना कम लेकर ये कितना अधिक लौटा देती हैं, है ना। जो देश की आम जनता है उसके बारे में ये बात कहा जा रहा है। सीधे सीधे ये कहना चाहती है लेखिका कि बहुत कम पैसा लेकर हमारे देश के जो मेहनत कश लोग हैं, वो बहुत कम पैसा लेकर बहुत अधिक काम कर देते हैं। दिन भर की मजदूरी आपसे 200-300 रुपए लेंगे, लेकिन इतना काम आपके लिए कर देंगे कि आपको पहली बार तो आप करने जाएंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इतने समय का पैसा अपना तय करेंगे तो हजारों में तय करेंगे। तो यही बात है
प्रश्न ये है कि भारत के देश की आम जनता की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो आप ये बताएंगे कि हमारे देश की जो आम जनता है उसकी मजदूरी उस बहुत ही कम है और उस कम मजदूरी में वह बहुत ही अधिक काम हमारे समाज के लिए किया करती है, यह श्रमिक जनता। इसलिए देश की प्रगति में इस श्रमिक जनता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश को उतना ज्यादा पैसा, समाज के लोगों को, इन श्रमिकों को उतना अधिक पैसा नहीं देना पड़ता जितना अधिक उनसे काम लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से श्रमिक वर्ग का हमारे समाज पर एहसान है। अगर यह श्रमिक वर्ग उद्योगों में काम न करे, खेतों में काम न करे, आपके घरों को बनाने में काम न करे, बहुत अधिक पैसा लेने लगे, तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगर बहुत अधिक मजदूरी हो जाएगी, आप कभी घर नहीं बनवा पाएंगे। आप घर का आनंद इसलिए ले पाते हैं क्योंकि मजदूरों ने अपनी मजदूरी कम रखी हुई है, तो बहुत कम लेकर ये बहुत अधिक दे देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग का हमारे देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखें। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको खुद देना चाहिए कि आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समाज है, वो प्रकृति के साथ कितना गंदा खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। तो इस उत्तर को आप स्वयं सोचिए कि किस तरह से समाज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और इसे रोकने में युवा वर्ग की, खासतौर पर आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे आप स्वयं तय करें। 13वां प्रश्न भी बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध होता है उसे अगर आप पढ़ लें तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हल कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, इसे भी आप स्वयं लिखिए। किसी तरह का दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी पर्यावरण का निबंध पढ़ लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको आराम से मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मैं दूं। ये आप बचपन से, जब से पर्यावरण पर निबंध लिख रहे हैं, तब से आप इन सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए इसे आपको करना है। 14वां बहुत बढ़िया प्रश्न है, कटाव पर किसी भी तरह का दुकान न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करिए। कटाव पर दुकान नहीं है, यही कटाव के लिए वरदान है। कैसे? सीधी सी बात है, कटाव पर किसी भी तरह के दुकान न होने के कारण वहां पर लोग किसी भी तरह की खरीदारी नहीं कर पाते, वहां पर लोग किसी भी तरह का सामान खराब नहीं कर पाते, वहां से बहुत सारी व्यर्थ की चीजें खरीद कर वहां फैला नहीं पाते, इसलिए वहां प्रदूषण नहीं हो पाता। दुकान नहीं है इसलिए वहां बाजार नहीं है, बाजार नहीं है तो वहां पर गंदगी नहीं है, और गंदगी नहीं है तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं है तो जन्नत ही जन्नत है। इसलिए कटाव पर किसी भी तरह का बाजार और दुकान न होना कटाव के लिए वरदान ही है। 15वां, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, इसे भी आप स्वयं लिखिए। जाड़े के दिनों में प्रकृति पानी को बर्फ के रूप में जमा दिया करती है। बर्फ के बड़े बड़े स्तंभ हिमालय पर हमें दिखाई देते हैं, और जब निदाघ के समय में, गर्मी के दिनों में, तपिश के समय में, जब सारा मैदानी इलाका पानी की एक बूंद के लिए त्राही त्राही करते रहता है, उस समय भारत की नदियों में मीठा जल प्रवाहित होता रहता है। यह सब कुछ हिमालय के उस बर्फ के स्तंभ का देन है। वह बर्फ का स्तंभ पिघलता है और नदियों में पानी बहता है। तो इस तरह हिमालय जो है वो एक जल संचयन की व्यवस्था का विकास किया है हिमालय में, कि जाड़े में पानी को जमा कर रखो और गर्मियों में पिघलाकर उसे नदी में दे दो। ठीक। और 16वां प्रश्न, कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि पहले तो ये कि किस तरह की चुनौतियों से जूझते हैं। देश के जो सैनिक हैं देश की सीमाओं पर अनेक तरह की चुनौतियों से जूझते हैं।
पहला तो मौसम की चुनौती है। हम देखते हैं कि बर्फीले इलाकों में -20 और 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में, जबकि पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, वहां पर वे मुस्तैदी से दिन भर तैनात रहते हैं। जीवन की विकटतम परिस्थितियों में वे हमारी सुरक्षा करते हैं। वे हम चैन से सो सकें, इसलिए उन्हें रात भर जागना होता है। इसलिए हमारा फर्ज ये होता है कि हम भी अपने देश की प्रगति में ईमानदारी और लगन के साथ अपने हिस्से का योगदान करें। हमारे सैनिक अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं, हम अपने हिस्से का योगदान दें। देश को सुरक्षित बनाकर चलें, देश में किसी भी तरह का उपद्रव न होने दें, देश में शांति स्थापित करें, समझदारी स्थापित करें, जिससे कि वो जो बहादुर सैनिक हैं सीमा पर, उन्हें ये लगे कि हमारा देश अशांत नहीं है ना। इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। आप और भी कुछ सोचिए, और भी अच्छा हो सकता है, उसे आप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो घड़ी की सुई ये इशारा कर रही है कि मैंने आपका कुछ ज्यादा ही समय ले लिया है। असल में आज यह पाठ यहीं पर संपन्न हो गया बच्चों, और इस पाठ से संबंधित यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो जब भी हम लाइव क्लास में मिलें आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या मुझे फोन करके भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।